हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएस इंग्लिश क्लासेस। आई एम पारुल। और बच्चों, हम पढ़ रहे थे द होम कमिंग प्रोज का चैप्टर नंबर 4, जिसमें वीडियो नंबर 1 यानी कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताई थी स्टोरी कि ये फटीक और माखन की स्टोरी है। और इसमें हम पढ़ चुके थे कि फटीक के जो मामा हैं वो आए हुए हैं और अब उन्होंने फटीक को ले जाने की बात की थी। तो उसके आगे अब स्टोरी पढ़ेंगे हम कि अब क्या होता है आगे। जब फटीक को ले जाने की बात हुई तो फिर क्या कहा, द विडोड मदर रीडली एग्रीड। अब जो विडोड मदर है, ये विडो यानी कि विधवा माँ, रीडली मीन्स जल्दी से, अग्रीड मीन्स सहमत हो गई। यानी कि जैसे ही उनके मामा ने बोला कि फटीक को तो मैं ले जाऊंगा, जब उन्होंने बोला कि फटीक बहुत शैतान है, मम्मी ने जब बताया उसके मामा को, तो उन्होंने कहा कि फटीक को मैं ले जाऊंगा अपने बच्चों के साथ कलकत्ता में रख के और पढ़ाऊंगा। तो जो विधवा माँ थी वो एकदम तैयार हो गई। वैन इज अंकल आस्क्ड फटीक, और जब उनके अंकल यानी कि मामा ने, फटीक के मामा ने फटीक से पूछा इफ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता विद हिम, कि क्या फटीक भी पसंद करेगा टू गो, जाना, टू कलकत्ता यानी कि कलकत्ता जाना, विद हिम उसके साथ यानी कि अपने मामा के साथ कलकत्ता जाना पसंद करेगा। हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, अब उसके आनंद की, न्यू नो बाउंड्स मीन्स कोई सीमा ना रही, नो बाउंड्स मीन्स कोई सीमा, न्यू मीन्स पता ही ना रही, इट मीन्स उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। किसके आनंद की बात हो रही है यहाँ पे? फटीक के। यानी कि फटीक ने जैसे ही ये सुना कलकत्ता जाने की बात तो उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। ही सैड, उसने कहा, ओ यस, अरे हाँ अंकल, मामा, इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट। और इन अ वे, जिस तरीके से, दैट मेड उसने कहा, इट इस बात को, कि ओ यस अंकल, क्वाइट क्लियर, तो इससे बिल्कुल क्लियर हो गया, दैट ही मीन्ट इट, कि उसका मतलब ये था कि वो जाना चाहता था। ही मीन्ट इट मीन्स उसका मतलब जो ये कहने का था, ओ यस अंकल, तो इट मीन्स वो जाना चाहता था। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटीक। अब ये मदर के लिए भी एक इमेंस रिलीफ था। इमेंस मीन्स बहुत ज्यादा, अपार, रिलीफ मीन्स चैन देने वाला, सुख देने वाली बात। तो ये मदर के लिए भी एक बहुत ही व्यापक रूप से सुख देने वाली बात थी, टू गेट रिड ऑफ फटीक, फटीक से छुटकारा पाना। क्योंकि मदर को हमेशा डर रहता था कि फटीक बहुत शैतान है और माखन को परेशान करता है, तो इसीलिए मदर के लिए बहुत ही राहत की बात थी। शी हैड प्रिजुडिस अगेंस्ट द बॉय, और वो रखती थी प्रिजुडिस, एक पूर्वाग्रह। प्रिजुडिस का मीन्स होता है पूर्व धारणा या पूर्वाग्रह, किसी व्यक्ति के बारे में मतलब कोई ऐसी धारणा बना लेना कि ये व्यक्ति तो बस ये करने वाला ही है। तो उसकी मदर को उस लड़के के बारे में, उस लड़के के विरुद्ध एक ऐसी ही पूर्व धारणा उनके अंदर थी मन में। एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, और क्या थी पूर्व धारणा? कि इन दोनों भाइयों के बीच कोई प्रेम नहीं है, कि अगर फटीक चला भी गया तो नो लव वॉज लॉस्ट, कोई प्रेम नहीं, मतलब चला जाएगा या कोई प्रेम तो है ही नहीं दोनों भाइयों के बीच, तो कोई ऐसी बात नहीं है, अगर चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। शी वॉज इन डेली फियर, वो हमेशा यानी कि रोज एक भय में रहती थी, दैट ही वुड ईदर ड्रॉन माखन समडे इन द रिवर, कि या तो, इधर मीन्स या तो वह वुड ड्रॉन डुबो देगा माखन को, समडे किसी दिन, इन द रिवर नदी में। तो उसकी मम्मी के अंदर एक डर था कि या तो वो माखन को किसी दिन नदी में डुबो देगा, या फिर ब्रेक हिज हैड इन अ फाइट, या फिर किसी दिन लड़ाई में उसका सर ही ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। मतलब इस तरह का फियर उनकी मम्मी के माइंड में था। और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर, या फिर रन हिम इनटू, डाल देगा, सम डेंजर, किसी खतरे में, या किसी दूसरे और किसी दुविधा में, किसी परेशानी में माखन को डाल देगा। तो ऐसी एक प्रिजुडिस, एक ऐसा पूर्वाग्रह जो फटीक की मदर है उनके माइंड में फटीक को लेकर बना हुआ था। एट द सेम टाइम, और उसी समय, शी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस, और ठीक उसी समय शी वॉज समवॉट, वह कुछ, समवॉट मीन्स कुछ, डिस्ट्रेस मीन्स परेशान थी, तनाव में थी। टू सी, ये देखकर, फटीक्स एक्सट्रीम इगरनेस, क्या देखकर? फटीक की एक्सट्रीम, अत्यधिक, इगरनेस में उत्सुकता को, टू गेट अवे, वहां से मतलब घर से गेट अवे, चले जाने की जो उत्सुकता थी फटीक के अंदर, उसको देखकर वो थोड़ी तनाव में थी कि फटीक मतलब यहाँ से जाना चाहता है और कितना उत्सुक है यहाँ से जाने के लिए। इट मीन्स वो मतलब प्यार नहीं करता अपनी मम्मी को या अपने भाई को। फटीक एज सुन एज ऑल वॉज सेटल्ड, और फटीक जैसे ही, जितनी जल्दी, ऑल वॉज सेटल्ड, सब कुछ सेटल हुआ यानी कि जाने की बात पक्की हो गई। केप्ट आस्किंग हिज अंकल, तो फटीक क्या करता रहा? केप्ट आस्किंग, लगातार पूछता रहा, हिज अंकल, अपने अंकल से, अपने मामा से, एवरी मिनट, हर मिनट पर क्या पूछता रहा? वैन दे वर टू स्टार्ट, कि उन्हें कब चलना था वहां से।
ही वॉज ऑन पिंस एंड निडल्स ऑल डे लॉन्ग विद एक्साइटमेंट। अब वो ऑन पिंस एंड निडल्स का मिस होता है नर्वसली वेट करना किसी चीज का जो होने जा रही है, तो वो बहुत ही नर्वस था इस चीज को लेके सारे दिन, और विद एक्साइटमेंट उत्सुकता के साथ, मतलब उसके अंदर हलचल मची हुई थी कि अब क्या होने वाला है, कब चलने वाले हैं, तो इसको ऑन पिंस एंड निडल्स कहते हैं, नर्वसली किसी चीज का वेट करना। एंड ले अवेक, और वो जागता रहा, लेटा रहा, जागते हुए मोस्ट ऑफ द नाइट, मतलब लगभग पूरी रात वो जागता रहा, सोया नहीं। ही बीक्वेथेड टू माखन इन परपेचुअटी। ही बीक्वेथेड का मीन्स होता है बच्चों कोई चीज वसीयत में दे देना, वसीयतनामा कर देना किसी के नाम। तो अब उसने माखन को वसीयत में दे दी, क्या, इन परपेचुअटी मीन्स हमेशा के लिए, फॉर ऑलवेज, हमेशा के लिए उसने वसीयत में दे दी। क्या चीजें दी? हिज फिशिंग रॉड, एक तो अपनी मछली पकड़ने का कांटा जो नदी में जाके मछली पकड़ता था जिनसे, वो कांटा। हिज बिग काइट, अपनी बड़ी पतंग। हिज मार्बल्स, अपने कंचे। ये सब हमेशा के लिए माखन को उसने वसीयत में दे दिए, मतलब उसके नाम कर दिए, जैसे हमेशा के लिए दे दिए। इंडीड, वास्तव में, एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर, और डिपार्चर मीन्स प्रस्थान, यानी कि जाने का समय। तो इस वास्तव में जाने के इस समय हिज जेनरसिटी, उसकी जो उदारता थी, किसकी उदारता? फटीक की, टुवर्ड्स माखन, माखन की ओर, वो अनबाउंडेड, असीमित थी। इट मीन्स फटीक के मन में माखन के लिए जो उदारता थी वो बहुत ही ज्यादा थी। व्हेन दे रीच्ड कैलकटा, और जब वे कलकत्ता पहुंचे, यानी कि जब घर से वो चल दिए और कलकत्ता पहुंचे, फटीक मेड द एक्वेंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फटीक का जो परिचय, एक्वेंटेंस मीन्स जान पहचान, परिचय होना, तो परिचय हुआ ऑफ हिज आंट, उसकी मामी से, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो पहली बार फटीक का परिचय उसकी मामी से हुआ। शी वॉज नो मीन्स प्लीज्ड विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली। शी वॉज नो मीन्स, वह बाय नो मीन्स किसी भी तरीके से प्लीज्ड, खुश नहीं थी, विद दिस अननेसेसरी, इस अनावश्यक, एडिशन मीन्स बढ़ोतरी से, टू हर फैमिली, अपनी फैमिली में, यानी कि अपनी फैमिली में जो ये अनावश्यक वृद्धि हो रही थी एक सदस्य की फटीक के आने से, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, किसी भी तरीके से वो प्रसन्न नहीं थी। शी फाउंड हर ऑन 3 बॉयज क्वाइट इनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स। शी फाउंड हर ऑन 3 बॉयज, यानी कि उनके पहले से ही 3 लड़के थे, तो उन्होंने पाया कि उनके 3 लड़के जो हैं वो क्वाइट इनफ, बिल्कुल पर्याप्त हैं, काफी हैं, टू मैनेज, संभालने के लिए, विदाउट टेकिंग एनीवन, बिना किसी और के, एनीवन एल्स, बिना किसी और के फैमिली में आए, उनके काफी, मतलब 3 लड़के ही पहले से काफी हैं जिनको वो मैनेज कर लें, तो और किसी की ऐड करने की फैमिली में कोई जरूरत नहीं है। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14 इनटू देयर मिडेस्ट, और टू ब्रिंग मीन्स लाना, एक विलेज लैड, एक गांव के लड़के को, लैड मीन्स लड़का, और 14 14 साल का, यानी कि 40 कितने साल का है? 14 साल का। तो 14 साल के गांव के लड़के को लाना इनटू देयर मिडेस्ट, उनके मिडेस्ट मीन्स बीच में, यानी कि फैमिली में। वॉज, था, टेरिबली अपसेटिंग, टेरिबली मीन्स बहुत ज्यादा, अपसेटिंग मीन्स परेशान करने वाला। तो एक 14 साल के लड़के को उनके बीच में लाना, फैमिली में लाना, ये बहुत ज्यादा अपसेटिंग था, परेशान करने वाला था। विशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस, अब वो अपने मन में सोची कि विशंबर को शुड रियली, वास्तव में, शुड हैव थॉट, सोचना चाहिए था, ट्वाइस मीन्स 2 बार, लगभग 2 बार, कम से कम 2 बार सोचना चाहिए था, बिफोर कमिटिंग, करने से पहले, सच एन इनडिस्क्रेशन, इस प्रकार का कार्य। इनडिस्क्रेशन मीन्स होता है अविवेकपूर्ण कार्य। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग का सेंस, मतलब जब नहीं होता और उस समय कोई कार्य किया जाए तो उसे इनडिस्क्रेशन कहते हैं, यानी कि मूर्खतापूर्ण कार्य। तो ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य है, ऐसा अविवेकपूर्ण कार्य करने से पहले, कमिटिंग मीन्स करने से पहले, कम से कम उसे 2 बार सोचना चाहिए था विशंबर को, ऐसा उनके मन में चल रहा है। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स न्यूसेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14। अब यहाँ पे मतलब ये बातें वो बोल रही हैं या सोच रही हैं, लेकिन उनके मन में ये बातें हैं। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, कि इस संसार में, ह्यूमन अफेयर्स यानी कि मानवीय मामलों के इस संसार में, देयर इज नो वर्स, अधिक बुरा नहीं है, न्यूसेंस, न्यूसेंस मीन्स कोई ऐसी चीज जो मुसीबत हो, कोई बाधा हो, तो इससे बड़ी कोई बाधा, इससे कोई बुरी बाधा नहीं है, इससे कोई बड़ी बाधा नहीं है, देन अ बॉय, एक लड़के की अपेक्षा, यानी कि एक लड़के से अधिक बड़ी या बुरी कोई बाधा या मुसीबत नहीं है इस मानवीय मामलों के संसार में, एट द एज ऑफ 14, और उस लड़के से जो कि 14 साल की एज में हो, यानी कि ये एक एज ऐसी है जो एक मुसीबत है। ही इज नीदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल, अब वो कह रही है कि ये जो एज है ना तो ये ऑर्नामेंटल है, ना तो ये कहीं से भी शोभनीय है,
अच्छी लगने वाली, नॉर यूजफुल, और ना ही ये उपयोगी है। अब वो किस वजह से ये कह रही हैं वो आगे क्लियर कह रही है। इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है, टू श्योर यानी कि बरसाना, अफेक्शन दिखाना, अफेक्शन मीन्स लगाव, ऑन हिम उस पर, यानी कि उस पर अफेक्शन स्नेह या प्रेम बरसाना भी इम्पॉसिबल होता है 14 साल के लड़के पर। एज ऑन अ लिटिल बॉय, जैसे कि छोटे लड़के को प्यार किया जाता है, स्नेह दिया जाता है, तो इस तरह का प्यार उसे नहीं दिया जा सकता। एंड इज ऑलवेज गेटिंग इन अ वे, और वो हमेशा गेटिंग इन द वे यानी कि इस एज में वो गेटिंग इन द वे यानी कि वृद्धि की ओर होता है, उसमें मेंटली फिजिकली सब डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसका शारीरिक वृद्धि हो रही होती है, तो इस समय वो वृद्धि की ओर होता है। इफ ही टॉक्स विद अ चाइल्डिश लिप्स, और अगर वो बात करता है एक चाइल्डिश लिप्स में यानी कि बच्चों की तरह तुतलाकर, ही इज कॉल्ड अ बेबी, तो उसको एक बेबी कहा जाता है। अब वो मतलब 14 साल का लड़का है तो तुतलाकर बोलेगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, तो उसका कहा जाएगा कि तुम बेबी की तरह बोल रहे हो। इफ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप, और यदि वो उत्तर देता है इन अ ग्रोन अप, बड़ों की तरह, जो वयस्क होते हैं उनकी तरह, ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, तो उसे क्या कहा जाएगा, इम्पर्टिनेंट, यानी इट मीन्स गुस्ताख या ढीठ या मतलब बदतमीज कहा जाएगा कि वो इस तरह से बात कर रहा है। इनफैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड, इनफैक्ट वास्तव में कोई भी बात एट ऑल बिल्कुल फ्रॉम हिम उससे, यानी कि उससे अगर वो कोई भी बात करता है इस तरह की बच्चों की तरह तुतलाकर या ग्रोन अप की तरह, बड़ों की तरह, तो ये सारी बातें क्या होंगी, इन सब का रिसेंट किया जाएगा, ये सब नकारी जाएंगी, इन सब का विरोध किया जाता है अगर वो इस तरह की कोई बात करता है, यानी कि इन बातों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, और फिर वो एक ऐसी एज में होता है जो कि अनअट्रैक्टिव होती है, यानी कि जो आकर्षित नहीं करती, एक बच्चे की तरह कि बच्चे को जैसे प्यार करने का मन करता है, तो इस तरह अनअट्रैक्टिव होती है। ग्रोइंग ये वृद्धि की तरफ ले जाने वाली एज होती है, इस समय बच्चा जो है डेवलपमेंट करता है मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ्स विद इनडिसेंट हेस्ट। अब इसमें बच्चों ये जो लाइन है ये सेंस के आधार पे आप इससे समझोगे, और मीनिंग तो इसका है कि वो ग्रोज आउट वृद्धि करता है अपने कपड़ों से बाहर, विद इंडिसेंट हेस्ट, यानी कि बहुत ही अभद्र तेजी के साथ। इट मीन्स कहने का मीन्स है कि वो बहुत ही तेजी के साथ वृद्धि कर रहा होता है, उसका जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेजी के साथ हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे 8th में होते हैं, फिर 9th 10th में आते हैं, तो जो 8th की ड्रेसेस होती हैं उनकी छोटी हो जाती हैं, फिर 10th के बाद देखते हैं उनमें काफ़ी चेंज आ जाता है, तो शारीरिक वृद्धि जो हो रही होती है तो वो कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो वही राइटर का कहने का सेंस है। हिज वॉइस ग्रोज होर्स, और उसकी आवाज़ भी बदल जाती है, कैसी हो जाती है, थोड़ी भारी हो जाती है, होर्स थोड़ी भद्दी सी हो जाती है, ब्रेक्स मतलब फटने लगती है, क्वेवर्स मीन्स थोड़ी कंपकपी, जैसे कंपन करके बोल रहा हो इस तरह से कंपकपी वाली आवाज़ हो जाती है। हिज फेस ग्रोज सडनली, और उसका जो चेहरा है वो सडनली अचानक से एंगुलर हो जाता है। एंगुलर का मीन्स मतलब थोड़ा सा कोणीय और सीधा, एक मतलब एक सीध में वृद्धि करने लगता है। एंड अनसाइटली मतलब बहुत ही कम उसमें अट्रैक्टिवनेस होता है, और उसका जो चेहरा है वो भी थोड़ा एंगुलर हो जाता है, यानी कि कोणीय वृद्धि, नुकीला या शेप जो हम कह सकते हैं उसकी चेंज हो जाती है चेहरे की भी। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत आसान होता है माफ़ करना शॉर्ट कमिंग्स, कमियों को, ऑफ अर्ली चाइल्डहुड यानी कि बचपन की। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके बचपन की जो कमियां होती हैं उसको माफ़ करना बड़ा आसान होता है, बट लेकिन इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट, लेकिन उतना ही मुश्किल होता है। टू टॉलरेट मीन्स सहन करना, इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन अ बॉय ऑफ 14। जब 14 साल का लड़का होता है तो उसके जो अनअवॉइडेबल लैप्सेस हैं, अनअवॉइडेबल मीन्स जिससे नज़रअंदाज ना किया जा सके, ऐसी कमियां, तो एक 14 साल के लड़के में जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ऐसी कमियों को सहना बड़ा मुश्किल होता है। कि बच्चे, जब छोटा बच्चा हो तो वो कुछ कमी करता है कि चलो बच्चा है इसको समझ नहीं है, ठीक है, लेकिन जब 14 साल का होता है तो वो कुछ भी करता है तो उसको लगता है कि नहीं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। द लैड, और लड़का, हिमसेल्फ खुद भी, बिकम्स बन जाता है, पेनफुली मतलब दुख से भरा हुआ, सेल्फ कॉन्शियस सचेत, मतलब ये बड़े पेनफुली हो जाता है उसके लिए भी, वो सचेत हो जाता है अपने आप में ही, काफ़ी कुछ उसके अंदर ऐसे भाव चलते हैं कि वो खुद ही सचेत हो जाता है। व्हेन ही टॉक्स विद एल्डरली पीपल, जब वो एल्डरली बड़े लोगों से बात करता है, ही इज ईदर अनड्यूली फॉरवर्ड, या तो वो अनड्यूली मीन्स अत्यधिक, फॉरवर्ड आगे की बात कर जाता है, मतलब कुछ ज़्यादा कह जाता है,
और एल्सो अनड्यूली शाई, या फिर ऐसा होता है कि वो अनड्यूली अत्यधिक शाई शर्मिला हो जाता है। मतलब दोनों ही स्थिति जो है वो अत्यधिक होती हैं, तो दोनों ही स्थिति अनटॉलरेबल होती हैं, ऐसे नहीं होती हैं। दैट ही अपीयर्स अशेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो दिखता है अशेम्ड, शर्म, जैसे उसे शर्म आ रही हो, ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, अपने ही अस्तित्व पर, यानी कि जब वो वृद्धि कर रहा होता है अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर, अपनी वृद्धि को लेकर, वो थोड़ा शर्मीला भी प्रतीत होता है। तो यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं कि 14 साल की जो एज होती है वो मतलब बड़ी ही क्रिटिकल होती है और उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, पेरेंट्स ही मतलब उसको संभाल सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे इसीलिए वो उसकी मामी के मन में मतलब ये सब चल रहा है। येट इट इज एट दिस वेरी एज, और फिर भी ये एक ऐसी एज होती है, वैन इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स अ यंग लैड मोस्ट क्रेव्स, जब हिज हार्ट्स ऑफ हार्ट्स यानी कि उसके हृदय की गहराई में, यानी कि उसके दिल में, उसके दिमाग में एक ऐसा यंग लैड, एक ऐसा नवयुवक लड़का जो है मोस्ट क्रेव्स, अत्यधिक, क्रेव्स मतलब किसी फीलिंग्स का बहुत अधिक मात्रा में हो जाना। और उसके अंदर कौन सा लड़का होता है जो अधिक फीलिंग्स को लिए होता है, जो एक पहचान के लिए उत्सुक होता है और लव पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए उत्सुक होता है। इट मीन्स इस समय जो है माँ बाप का जो प्रेम है वही इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। तो वही बात कह रही कि उसके हृदय में एक ऐसी क्रेव्स रहती है कि उसे पहचान मिले, उसे प्रेम मिले, एंड ही बिकम्स अ डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन। और ये एक ऐसी एज होती है कि वो बन जाता है डिवोटेड स्लेव, किसी का भी भक्त, दास, ऑफ एनीवन, किसी भी व्यक्ति का, हु शोज, जो दिखाता है, हिम, उसको, उस पर, कंसिडरेशन मतलब जो उस पर ध्यान देता है, जो उसकी परवाह करता है, जो उसको रेस्पेक्ट देता है, तो वो उसी का दास बन जाता है। ये एक ऐसी एज होती है। बट नो वन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन कोई भी, एक ऐसी एज होती है लेकिन कोई भी उसे ओपनली लव यानी कि खुलकर प्रेम नहीं करने की हिम्मत करता, एक ऐसी भी एज होती है। फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड, और जो कि दैट वुड बी रिगार्डेड, उसको माना जाएगा, अगर कोई खुलकर उसे प्रेम करेगा तो ऐसा माना जाएगा एज अनड्यू इंडल्जेंस, यानी कि ये एक अकारण आसक्ति उसके प्रति, किसी चीज का अनुग्रह करना, अति सेवन करना, मतलब ये आसक्ति, किसी चीज के प्रति लगाव, बहुत ज्यादा मात्रा में लिप्तता, इसको ऐसा माना जाएगा। तो इसलिए कोई भी उसे खुलकर प्रेम नहीं करने का साहस करता। इट मीन्स यहाँ पे जो राइटर कहना चाह रहे हैं, ये एक ऐसी एज है, ये बहुत ही क्रिटिकल है, और कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाता कि उसको कितना प्रेम देना है और कैसे देना है। मतलब कोई बाहर वाला नहीं समझ पाएगा इस चीज को, केवल पेरेंट्स ही समझ सकते हैं। एंड देयर फॉर बैड फॉर द बॉयज, और इसीलिए ये लड़के के लिए बुरा भी होता है। सो वॉट विद स्कोल्डिंग एंड चाइल्डिंग, तो इसीलिए वॉट विद स्कोल्डिंग, तो क्या डांटना और क्या फटकारना, डांटना फटकारना स्कोल्डिंग एंड चाइल्डिंग होता है। ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग, मतलब डांटना फटकारना तो बहुत दूर की बात है, क्या डांटना और क्या फटकारना, अगर डांटेंगे फटकारेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक स्ट्रे डॉग की तरह हो जाएगा, एक ऐसे डॉग की तरह जो भटक गया है अपना रास्ता। दैट हैज लॉस्ट हिज मास्टर, जिसने अपने मालिक को खो दिया है और वो भटक रहा है, स्ट्रे का मीन्स भटक गया है, तो ऐसा हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि किस तरह की बात हो रही है, और आप भी इस एज में हैं तो आप भी समझ सकते हैं इस चीज़ को कि कैसा फील होता है अगर आप घर से बाहर रहते हैं कहीं और। फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज ओनली पैराडाइज। फॉर अ बॉय ऑफ 14, एक 14 साल के लड़के के लिए उसका अपना घर ही पैराडाइज होता है, स्वर्ग होता है, क्योंकि पेरेंट्स ही उसको समझ सकते हैं। टू लिव इन अ स्ट्रेंज, अजनबी के बीच में रहना, हाउस मतलब किसी अजनबी के घर में रहना, विद स्ट्रेंज पीपल, अजनबी लोगों के साथ, इज लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर, ये एक प्रकार की प्रताड़ना है। अ लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर मीन्स एक प्रकार की प्रताड़ना, एक प्रकार का टॉर्चर है ये। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, वाइल जबकि द हाइट ऑफ ब्लिस यानी कि एक आनंद की जो सीमा होती है, इज टू रिसीव प्राप्त करना, द काइंड लुक ऑफ वुमेन, किसी मतलब लेडीज की काइंड लुक, एक दया से भरी दृष्टि को प्राप्त करना, ये आनंद की उच्च सीमा हो सकती है। एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, लेकिन उनके द्वारा थोड़ा सा भी अगर उसको क्या किया जाए, नेग्लेक्ट किया जाए, ध्यान ना दिया जाए कभी भी, नेवर, तो ये बड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो राइटर कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि एक बच्चे के लिए घर ही उसका सब कुछ होता है और कोई उसे नहीं समझ सकता, ये बहुत ही मुश्किल है उसके लिए। इट वॉज एंग्विश टू फटीग टू बी अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस। अब ये बहुत ही ज़्यादा एंग्विश था फटीग के लिए, मतलब ये फटीग के लिए, एंग्विश का मीन्स पीड़ादायक था
टू बी अनवेलकम गेस्ट, एक ऐसा गेस्ट होना जिसका वेलकम ना हो, जिसका स्वागत ना हो उसकी मामी के घर में। डेस्पाइज्ड बाय दिस एल्डरली वुमेन, और इस जो एल्डरली वुमेन मीन्स इस बड़ी औरत के द्वारा उसको डेस्पाइज्ड किया जा रहा है, उसको मतलब अनदेखा किया जा रहा है, नकारा जा रहा है। एंड स्लाइटेड, कमतर आंका जा रहा है। ऑन एवरी ओकेजन, हर ओकेजन पर, यानी कि वो देख पा रहा है कि जो भेदभाव उसके साथ हो रहा है, जैसा वो अपने बच्चों के साथ बिहेव कर रही है वो ऐसा उसके साथ नहीं हो रहा है। तो इस चीज का उसको इससे बड़ी पीड़ा फटीक के लिए नहीं हो सकती थी। इफ शी इवन, और यदि वह आस्क्ड हिम, उसको कहती भी, टू डू एनीथिंग फॉर हर, उसके लिए कुछ करने के लिए कहती भी, ही वुड बी सो ओवरजॉयड, तो वह बहुत ही आनंदमय हो जाता। अगर वो मतलब कुछ काम करने के लिए कहती उसको तो वो बहुत आनंदमय हो जाता। दैट ही वुड ओवरडू, और वो उसको करता उस कार्य को। इट एंड देन शी वुड टेल हिम, और फिर वह उसको बताती, नॉट टू बी सो स्टूपिड, कि वो स्टूपिड नहीं था ऐसा कहती, बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन्स, बल्कि उसको मतलब अपने जो लेसन्स हैं, अपने जो पाठ है या जो भी मतलब पढ़ने की चीज़ है उसको करते रहना चाहिए, ऐसा वो कहती। तो इट मीन्स यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अगर उसको कोई काम दिया जाता तो वो उसको करता और प्रसन्न होता, लेकिन ऐसा व्यवहार उसके साथ नहीं किया गया। उसके साथ जो व्यवहार हो रहा था वो उसके लिए बड़े ही पीड़ादायक था। The cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed fatigue so much। अब जो cramped atmosphere था neglect का, neglect means नकारा जाना, और नकारे जाने का जो ये cramped यानी कि एक तरह से नकारात्मक भाव से भरा हुआ जो एटमोस्फियर था, वातावरण था उसकी आंट के घर का, उसने उसे ऑप्रेस्ड कर दिया। फटीक को क्या कर दिया, मतलब दबा दिया, बहुत ज़्यादा वो दबा सा और बहुत ज़्यादा तनाव फील कर रहा था। सो मच, इतना ज़्यादा, दैट ही फेल्ट, कि उसने महसूस किया, ही कुड हार्डली ब्रेथ, कि वो सांस भी मुश्किल से ही ले सकता था, ऐसा उसे महसूस हुआ। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहता था। कहाँ, इनटू ओपन कंट्री, खुले देहात में, खुले स्थान पर। एंड फिल हिज लंग्स, और अपने फेफड़ों को भरना चाहता था ऑक्सीजन से। एंड ब्रेथ फ्रीली, और खुलकर सांस लेना चाहता था। बट देयर वॉज नो ओपन, लेकिन वहाँ कोई ओपन कंट्री, देहाती, टू गो टू, जाने का ऐसा कोई क्षेत्र, कोई देहात नहीं था जैसे उसके गांव में था। सराउंडिंग ऑल साइड, सारी साइड से घिरा हुआ, बाय कैलकटा, कैलकटा के घरों और दीवारों से, मतलब कलकत्ता के घरों और दीवारों से चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र था। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर ड्रीम ऑफ हिज विलेज होम, और वो दिन रात अपने गांव के घरों के सपने देखता रहता। एंड लॉन्ग, लॉन्ग का मीन्स इच्छा, बहुत ज़्यादा इच्छा करता टू बी बैक देयर, वहाँ वापस जाने की। अब उसको मतलब अपने घर की याद आने लगी। ही रिमेंबर्ड, वो याद करता, द ग्लोरियस मीडो, वो शानदार चारागाह, वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट, जहाँ वो अपनी पतंग उड़ाया करता था, ऑल डे लॉन्ग, सारे दिन उसको याद करता। द ब्रॉड रिवर बैंक, वो विस्तृत नदी का किनारा, वेयर ही वुड वांडर अबाउट, जहाँ वो घूमा करता था, द लिव लॉन्ग, सारा दिन, सिंगिंग, गाते हुए, एंड शाउटिंग फॉर जॉय, और आनंद से चिल्लाते हुए, जहाँ वो सारा दिन घूमता था उसको याद करता। और क्या याद करता वो, द नैरो ब्रुक, वो झरने, छोटे छोटे नदियाँ, झरने, छोटी छोटी धाराएं, वेयर ही कुड गो, जहाँ वो जा सकता था, एंड डाइव, गोते लगा सकता था, एंड स्विम, तैर सकता था, एट एनी टाइम, किसी भी समय, ही लाइक, जब वो उसे पसंद था। तो यहाँ वहाँ पे मतलब खुलकर वो इन चीज़ों को एंजॉय कर सकता था। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियंस, अब उसे अपने लड़कों का जो समूह था, जो कंपेनियन, साथी का बैंड में समूह था, वो उसके बारे में भी सोचता। ओवर हुम, जिनके ऊपर ही वॉज डेस्पॉट, डेस्पॉट का मीन्स होता है एब्सोल्यूट रूलर, यानी कि तानाशाह की तरह रहता था, एक शासक की तरह उन पर काम करता था, और जो उनको ऑर्डर देता था वो मानते थे। अबव ऑल, और इससे भी ज़्यादा, द मेमोरी ऑफ दैट टायंट मदर ऑफ हिज, अपनी उस अत्याचारी माँ की भी उसे याद आने लगी। हु हैड सच अ प्रिजुडिस अगेंस्ट हिम, जो उसके लिए एक पूर्व धारणा या पूर्वाग्रह रखती थी, एक ऐसी धारणा रखती थी उसके लिए कि वो लड़का शैतान है, अच्छा नहीं है। ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, अब दिन रात उसके ऊपर उसकी जो मदर की याद है उन्होंने भी घेरा डाल लिया था, उसको कब्जे में ले लिया था, यानी कि दिन रात उनकी भी याद आती। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव, एक तरह का शारीरिक प्रेम, लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, पशुओं की तरह। अ लॉन्गिंग, जैसे पशुओं में एक शारीरिक प्रेम होता है एक दूसरे के लिए। अ लॉन्गिंग टू बी, एक ऐसी इच्छा, टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन, एक दूसरे की उपस्थिति में रहने की। हु इज लव्ड, यानी कि जिसके द्वारा उसे प्यार किया जाए, उस व्यक्ति की उपस्थिति में रहने की उसकी बहुत इच्छा होती, यानी कि अपनी माँ की याद
याद उसे आने लगी। एंड अन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस, और एक ऐसी अव्यक्त, इनएक्सप्रेसिबल में से जिसे व्यक्त ना किया जा सके, एक ऐसी विस्टफुलनेस, एक ऐसी आतुरता, एक ऐसी इच्छा जो दुख से भरी हुई थी ड्यूरिंग एब्सेंस, यानी कि अनुपस्थिति के दौरान, जब उसकी माँ उसके सामने नहीं है, जो उसे प्यार करती है लेकिन उसके सामने नहीं है, तो उसकी एक अव्यक्त इच्छा उसके अंदर उत्पन्न हुई, एक साइलेंट क्राई उसके अंदर था, एक बहुत ही चुपचाप से भरी हुई चीख ऑफ द इनमोस्ट हार्ट, उसके हृदय की गहराई में, फॉर द मदर, अपनी माँ के लिए एक साइलेंट क्राई थी, एक ऐसी चीख थी जो बहुत ही चुप्पी से भरी हुई थी और उसको पीड़ा दे रही थी। लाइक द लॉइंग ऑफ काफ इन द ट्यूलाइट, बिल्कुल उस काफ की तरह, उस यंग वन ऑफ एनिमल की तरह, उस बच्चे की तरह, पशु के जो रंभाता है। ट्यूलाइट मतलब दोनों समय जब मिलते हैं और हल्का अंधेरा होता है शाम को, तो उस समय को ट्यूलाइट कहते हैं। तो उस समय जब वो पशु का जो बच्चा है वो रंभाता है अपनी माँ के लिए, तो इस प्रकार का प्रेम विच वॉज ऑलमोस्ट, जो लगभग एन एनिमल इंस्टिंक्ट, एक पशु की प्रवृत्ति के जैसा था, एजिटेटेड द शाय, उसके शर्मीलेपन को एजिटेटेड, उत्तेजित भी करता था, नर्वस भी करता था, घबराहट भी पैदा करता था, लीन मतलब थोड़ा हल्का भी होता था, अनकाउट थोड़ा गंवारपन भी था, अगली बॉय, और एक ऐसा भद्दा लड़का, मतलब ये सारी चीजें उसके अंदर थी और ये सारा प्रेम उसके अंदर उमड़ रहा था। नो वन, कोई भी कुड अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ सकता था, बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूअली, लेकिन ये सारी चीजें लगातार उसके दिमाग पर प्रेड अपॉन क्या किए हुए थी, यानी कि उसको हर्ट कर रही थी, उसको परेशान कर रही थी ये सारी चीज़। थैंक यू बच्चों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, एक पार्ट और आएगा इसका, ये पार्ट 2 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।